हम पीछे रह गए, हमारे कुछ लेक्चर मिस हो गए हैं, तो शायद अगली क्लास शुरू होगी तो हम उसमें चले जाएंगे। तो फिर ऐसे बचे, फिर अगली क्लास के लिए, उसके बाद फिर अगली क्लास के लिए, उसके बाद फिर अगली क्लास के लिए, क्योंकि हमने बड़े सारे इस तरह के मामला देखे हैं कि बच्चा एक माशाल्लाह वो कोई क्लास छोड़ता ही नहीं था, हर नई क्लास शुरू होने वाली में ट्रांसफर होता था। तो देखो मेरे बच्चे, कोशिश कर लो, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन आप लोग वो हो, ये बैच वो है एटलीस्ट के जिनके भरपूर चांसेस हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह करे अगर रिजल्ट अगस्त में आ जाता है तो हम आपकी सितंबर में अटेम्प्ट दवाएं। तो कुछ पेपर हम उसमें नहीं देखें। हमारा यहाँ पे सीएफई में कथन, मैंने पहले भी आपको बताया था, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह करे कि हम आप लोगों को पास करवा दें। इसके अलावा ना कोई सोच है, ना ही कोई अप्रोच है, ना ही हम ये सोचते हैं कि आपको फलाने ही वक्त में जाके आपके पेपर दिलवाएंगे, उस वक्त हमारे कैब शुरू होगा, ये होगा वो होगा। नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है हमने अपना इंशाल्लाह इस पीआरसी को पास करना है। और वैसे भी आप आखिरी बंदे हो जो ये वाला पीआरसी कर रहे हो। आखिरी बंदे मतलब ये इंटरमीडिएट वाले आखिरी बच्चे हैं जो 5 पेपर कर रहे हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट वाले जो आएंगे वो तीन पेपर करेंगे। सर हम फिर अगली दफा आएंगे हैं, अगर 3 पेपर करेंगे हैं तो आपके बाद वाले मेरे बच्चे 3 पेपर किया करेंगे, आप आखिरी हो हैं। लेकिन जो भी हो तो हो ना, करने तो हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो जितने लेक्चर थे इससे पहले मेरा ख्याल है वो सारे हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे। तो अगर थोड़ी सी हिम्मत करके उसको कर लो कि अभी हुए कितने हैं, दो मेरा क्या, हमारे टोटल 3 लेक्चर हुए हैं। बाकी भी इसी तरह किसी के 4 हो गए होंगे, किसी के 5 हो गए होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। इतनी तो हिम्मत कर ही सकते हैं मेरे बच्चे, ताकि इसी क्लास में आप सुकून से उसको कंटिन्यू रखो। है अगली क्लास शुरू होगी, अभी वो 1 जुलाई को शुरू होगी, उसके बाद फिर 2 वीक के बाद दोबारा से वो 5 सब्जेक्ट्स हम शुरू करेंगे। उस वक्त तक आप इसी तरह रुलते रहोगे। और हर महीने की यहाँ पे इतना हॉस्टल फीस तो निकाल के देखो, अपनी खाने पीने के खर्चे तो निकाल के देखो। ये कॉस्ट में मेरे बच्चे कैलकुलेट किया कर कि अगर हम 1 महीना 2 महीने और एक बैच में जाओगे आगे, तो पक्की बात है महीना 2 महीने डिले होगा वो क्लासेस। तो उसी में खुद सोचेंगे आपका कोई 20-25 हज़ार रुपया तो हॉस्टल का पर मंथ जा रहा होगा अराउंड इसके, तो आप घर वालों को कितना नुकसान करोगे। तो मेरे बच्चे आप घर वालों का सोचा करो। देखिए हम कमा के तो नहीं दे सकते, लेकिन हम बचा के दे सकते हैं उनको। और बचा के, और बचाना हमारे बड़ी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में है मेरे बच्चे। उसमें आपकी मेहनत है, जितनी मेहनत कर लोगे तो घर वालों को सुकून देने की कोशिश करो मेरे बच्चे साथ साथ। तो ये एटीट्यूड अभी से बनाओ। ये नहीं कि आगे जाके हम बस उनको कमा के ही देंगे, जब बारी आएगी इंशाल्लाह कमा के भी देंगे। लेकिन मेरे बच्चे अभी आप लोगों को मौका है, आप उनको बचा के भी दें, उनके उनको उनको सपोर्ट करें इस मामले के अंदर। आप कहेंगे नहीं नहीं उनके पास पैसा ही इतना है मैं बचा के दे भी दूंगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको महसूस ही नहीं होगा इस बात का कि मैं। लेकिन मेरे बच्चे आपका एटीट्यूड तो बनेगा ना, है जिस तरह का खुद करोगे कल आपके साथ भी उसी तरह का होगा। इसलिए मेरे बच्चे मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि मेरे बच्चे इसी, क्योंकि मुझे पता चला था कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इस तरह का मामला क्या करें। मैंने कहा अभी हमने पढ़ाया ही कब है? सर आप पढ़ा भी दें फिर, मेरा ख्याल है चलो ले बेटा। याद करें यहाँ पे हमने आखिरी दफा छोड़ा था कि हु लिखा हु डिसाइड मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये मिशन गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करता है? याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था कि हमारी मैनेजमेंट के कितने हिस्से होते हैं? बोला 3। एक हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उसके बाद एक टेक्निकल मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और मेरे बच्चे ऑपरेशनल मैनेजमेंट कौन सी होती थी? जो डायरेक्टली काम में इन्वॉल्व होती है, यानी कि यहाँ पे मैनेजर बैठे होते हैं, मैनेजर है यहाँ पे जैसे सुपरवाइजर है, लेकिन वो मैनेजर है जो डायरेक्टली काम में इन्वॉल्व है। उसके बाद मेरे बच्चे प्योरली मैनेजर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो काम के साथ इन्वॉल्व नहीं लेकिन काम करने वालों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये जो मिडल मैनेजमेंट, इसको मिडल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये मिडल मैनेजमेंट क्यों कहते हैं इसको? बोला क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक और काम करने वालों के दरमियान बैठे हैं। स्ट्रेटेजिक डायरेक्टली काम करने वालों के साथ राब्ता नहीं करते, वो किसके साथ राब्ता करेंगे? वो मिडिल मैनेजमेंट के साथ। और मिडिल मैनेजमेंट किससे राब्ता करेगी? ऑपरेशनल मैनेजमेंट के साथ। तो ये मेरे बच्चे अब अगली बात आती है, और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन गोल्स ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? बेटा वो डिसाइड करेंगे हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये उसी का हक बनता है वो उसको कन्वे करेंगे मिडिल मैनेजमेंट को, और मिडिल मैनेजमेंट फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और फिर उसको वो मॉनिटर भी कर रहे होंगे कि जो मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव हमने तय किए थे क्या वो अचीव हो भी रहे हैं कि नहीं, है कहीं क्या उनको चेंज करने की जरूरत है? ये सारा कुछ कौन देख रहा होगा? ये टॉप मैनेजमेंट देख रहे होगे। तो हु डिसाइड मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कहता है कि व्हेन एन एंटिटी स्टेट्स इट्स मिशन इन ए मिशन स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज इशूड बाय द लीडर्स ऑफ द एंटिटी। यानी कि जो मिशन बनाना किसकी जिम्मेदारी है? ये लीडर की जिम्मेदारी होती है। और लीड कौन कर रहा है? हमारी टॉप मैनेजमेंट। मेरे बच्चे वो लीड करते हैं। जैसे एक घर होता है, उसको घर कौन लीड कौन करता है? हाँ, जो बड़े हैं हमारे, अल्लाह ताला सबके जो बुजुर्ग हैं उनको लंबी जिंदगी दे। हैं दादा हैं तो दादा लीड कर रहे होते हैं, दादा के बाद फिर अब्बा जी लीड कर रहे होते हैं, फिर हमारी बारी भी
आती है, ये दुनिया का मेरे बच्चे मामला है इसी तरह। लेकिन उस लीड करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आज से ही एक ऐसा एटीट्यूड रखें कि जहाँ पे आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो कि यहाँ पे घर का फायदा और नुकसान कहाँ पे है। फिर शायद आप घर में छोटे भी हों, लेकिन उसके बावजूद आप घर को लीड करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का एटीट्यूड ना हुआ तो जाहिर बात है जो घर का सोच रहा होगा वही उसको लीड करेगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपने घर का लीडर बनना है या घर का चौकीदार। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान में चौकीदार की बड़ी इज्जत है। पाकिस्तान में मुल्क पूरा चौकीदार चला रहे हैं। कह रहे फॉर ए कंपनी दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के लिहाज से कौन है जो कंपनी को लीड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप पढ़ेंगे ये कंपनी होती क्या है, कैसे बनती है, कैसे काम करती है। कहता है कि सिमिलरली द फॉर्मल गोल, अच्छा फॉर्मल एक लफ्ज कहीं पे फॉर्मूला है, वो चीज जो बनी बनाई नहीं मिल गई, जो हमने चीज खुद बनाई हो उसके लिए लफ्ज फॉर्मल बोला जाता है। होता है ना, फॉर्मल ड्रेसिंग करके आनी है, ये नहीं कि जैसे सोए पड़े उठे उठ के आगे मुंह उठा के हैं। जैसे मोस्टली अब आप सोच रहे हो कि सर आज तो हमने ऐसे ही किया है। नहीं नहीं, आप लोग माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग में आप है, यानी कि कुछ कुछ मेहनत करो। फॉर्मल वो चीज होती है जो किसी मेहनत से कोई चीज बनाई जा रही है। तो कहता है कि सिमिलरली द फॉर्मल गोल्स, वो गोल जो हमने खुद बनाए हैं, एक तो खुद ब खुद बने होते हैं ना गोल। जैसे यहाँ पे आए हो, आज हमने गोलगप्पे खाने हैं, आज हमने घूमना फिरना है, ये वो गोल है जो खुद ब खुद बन गए हैं। एक फॉर्मल गोल है जो आगे हमने अपने सीए को परसू करना है, इसको जल्दी से जल्दी पास करना है जो गोल हमने खुद बना रखे। एक माशाल्लाह आपके दोस्तों ने हर वक्त 1 मिनट में बैठे बैठे और यार आज क्लास को गोली मार आप बाहर चलते, ये कौन सा गोल है? ये फॉरन ही बन गया मेरे बच्चे, इनफॉर्मल गोल है। Formal goals and objective of the entity and stated by its leader. However, the decision by board of directors about the goals and objective of the entity are influenced by the way in which the company is or governed and the expectation of the other stakeholders in the company. अब देखो लीड, जैसे अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान को लीड कौन कर रहा है? सुभाष शरीफ। और सुभाष शरीफ को लीड कौन कर रहा है? आईएमएफ। अब देखो इन्होंने क्या किया, यानी कि अमेरिका और आईएमएफ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बजट बना के दिया है। अब बजट उन्होंने अपनी तवक्कुआत के लिहाज से बनाया, लेकिन जब वो बजट बनकर असेंबली में पहुंचा तो लोगों ने लान तान शुरू कर दी, भाई ये बजट होता है। अब कुछ जगहों पे उनको क्या करना पड़ा, कुछ चीजों को चेंज करना पड़ा। यानी कि इसी तरह कहता है कि जो लीडर हैं वो गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट तो करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह लेकर चलेंगे, लेकिन बात का हालात उनको उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं। या वो जो स्टेक होल्डर हैं, जो बाकी लोग जिनकी तवक्कुआत हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जाहिर बात वो कहेंगे सर ऐसे थोड़ी है, इस तरह अगर हम काम करेंगे इसमें हमारा क्या फायदा है, ये तो सिर्फ इस गोल और ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ आपका फायदा है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को मजबूरन हमें चेंज भी करना पड़ता है। यानी कि ये इतने रिजिड नहीं होते, ये नहीं होता कि एक दफा गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए उसके बाद चेंज ही नहीं होंगे। नहीं नहीं, चेंज हो सकते हैं। और कौन चेंज करेगा? हालात और स्टेक होल्डर्स। यानी कि हालात भी बात का चेंज करवा देंगे या बाकी स्टेक होल्डर्स। क्या रखोगे इस बात में? ये छोटी छोटी बातें बस ऐसी समझ के बढ़नी है, हर लाइन की समझ होनी चाहिए। तो किताब से बस किताब को पढ़ना है अल्लाह का नाम लेके, कोई भी हो इस तरह पेपर पास हो जाएगा। और ये तो इस पेपर के पास होने में तो दिक्कत ही कोई, सिर्फ उस बच्चे का खुदा ना खासा पेपर फेल होगा, अल्लाह माफ करे, जिसकी जो अंग्रेजी है वो बड़ी माड़ी है। उसके अलावा मेरे बच्चे ये पेपर किसी का फेल नहीं हो। अगर खुदा ना खासा किसी का पेपर ये रह गया, पक्की बात है उसकी जो इंग्लिश थी उसमें थोड़ा सा मसले थे, जिसको शायद उसको बेहतर करने का मौका वो बड़ी हद तक खो चुका। क्योंकि ये सारी चीजें होनी थी मैट्रिक, यानी कि क्लास 7th 8th से शुरू होता है ये मामला, जहाँ पे ये चीजें बेहतर करनी होती है, सेंटेंसेस वगैरह सारा कुछ आपने बेहतर बनाना होता है। अगर वहां पे चीजें नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, तो क्योंकि आप लिखी हुई समझ नहीं आएगी, जब आप लिख नहीं सकते तो लिखा हुआ पढ़ भी नहीं सकते। तो ये दोनों चीजें साथ साथ ही चलती हैं। तो अभी तो आप सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, तो जो यहीं पे एक स्टेटमेंट को पढ़ के ना समझ सका, फिर कल जब रिटर्न पेपर होंगे फिर वहां पे भी दिक्कत होगी। इसलिए अभी से कुछ इस तरह का वो देखा जाए, कुछ इस तरह की कोई क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन पढ़ी होती है, कुछ इस तरह की चीजों में थोड़ी सी इंटरेस्ट ले वो बंदा है, हिम्मत ना हारे। खैर मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी कौन सा कोई है इस तरह का मामला। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स। सर हम भी गोल सेट करना चाहते हैं, लेकिन हो वो फायदेमंद। इफेक्टिव क्या होता है? जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई गई हो, वो मकसद पूरा कर रही हो, उसको हम लफ्ज बोलते हैं इफेक्टिव। एक होती है लफ्ज एफिशिएंसी, एक होती है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव और एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है जो हो रहा हो सही हो रहा। अच्छा सही होना काफी नहीं होता, मकसद भी अचीव हो रहा हो। जैसे आप कहते हो कि सर हम ये जो पीआरसी के सब्जेक्ट की ना टका की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक हो गया बेटा, बड़ी अच्छी बात है। ये तैयारी होगी कब कंप्लीट? टका के 2 साल में। मकसद तो फायदा क्या है उस 2 साल में तैयारी करने का या साल लगाने का उसके?
सर मैं एक साल में ये ITB का सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से तैयार करूँ, कोई फायदा? इसका मतलब आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका फायदा ही कौन है। जो जो चीज करो उसको अच्छा भी करो, सही भी करो, और जिस मकसद के लिए कर रहे हो वो मकसद भी अचीव हो। इसलिए कहता है कि गोल्स ऐसे सेट करने हैं जो इफेक्टिव, जिसका आपको फायदा मिले। जिसका फायदा ही नहीं, उन गोल्स को सेट करने का कोई मकसद ही नहीं मेरे बच्चे हैं। मैंने ITB की तैयार कर लेना, लेकिन इंशाल्लाह सितंबर से पहले पहले। हाँ तो हमने करना है, क्योंकि मैंने आगे छुट्टियों में चले जाना है अगस्त के अंदर, और मैंने अपना पेपर खत्म करके जाना, आपको पता हो जाना पता। और नहीं नहीं सच्ची नहीं जा रहा है इन्होंने तो शुरू भी कर दी, इन्होंने छुट्टियां कर दी हैं। पहले लोग हमारे पता नहीं, एक बच्चा कहता है सर यहाँ पे क्लास एक दिन छोड़ के होते हैं। मैंने कहा एक तो हम 500 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हम 6 दिन पढ़ाते हैं। एक दिन छोड़ना तो बड़ी दूर की बात, और हमारे टीचर तो चाहते हैं हम 6 के 6 दिन अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएं। जैसे मेरा भी मन यही करता है, मैं भी अपना सब्जेक्ट पूरा वीक पढ़ाऊं, बाकी टीचर भी यही चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर हमने 5 सब्जेक्ट 6 दिन पढ़ाए, औकात तो देखो खुद की है। क्या हमें नहीं पता? मतलब औकात का मतलब वो नहीं होता लफज जो आप समझते हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी आप इतने बच्चे बच्चे हो ना आप लोग, हैं? 5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाएं तो उसको पढ़ेगा कौन? और अभी पता नहीं गर्मियों का सेशन है, उसमें अब कितना का माहौल होता है कमरे का भी पढ़ने का, है? गर्मी में कितना का बंदा पढ़ सकता है उन चीजों को? जो चीज है ही नहीं, उसको जब जरूरत है उस वक्त तक इंशाल्लाह हम उसको एहसन तरीके से पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स। तो इफेक्टिव गोल्स कैसे सेट करोगे? कहता है कि टेक्निक्स फॉर सेटिंग इफेक्टिव गोल्स। अब आपको देखो, आपको कल उसने बड़ा मैनेजर बनाना, और आप देखो ये गोल कौन सेट करता है? टॉप मैनेजमेंट लीडर्स। तो आपको लीडर्स की सलाहियतें मेरे बच्चे सिखाई जा रही हैं। प्रेसिडेंट साहब आए थे, क्या उन्होंने बोला था कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल आप लोग भी खड़े होंगे? हैं? ये नहीं कि उसके बाद जाने के बाद आप लोग यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो, हम तो आज ही खड़े हैं। ये तो कोई मेरे बच्चे बड़ापन नहीं है। बड़ापन तो यही है कि जिस तरह उन्होंने मेहनत के साथ वहां पे खड़े हुए, उसी तरह मेहनत के साथ आप लोगों ने वो सारी कामयाबियां समेटते हुए वहां पे खड़े होना है। तो मेरे बच्चे इसके लिए आपको, क्योंकि आपको एक लीडर बनाने की यहाँ पे स्किल्स पैदा की जा रही है, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि इफेक्टिव गोल्स कैसे सेट किया करो। तो कैसे सेट करने? कहते हैं कि पार्टिसिपेट इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। अकेले बैठ के गोल ना बनाओ, गोल सेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाओ उन लोगों ने जिन्होंने इस गोल के ऊपर, आपके सेट किए हुए गोल पे अमल करना है। गोल सेटिंग में उनको भी साथ शामिल करवाओ, उनके साथ भी मशवरा करो। क्योंकि अगर आप अकेले डिसाइड करके उनको कहोगे ये काम करो, उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको कहेंगे सर ये काम तो अब हो ही नहीं सकता, यानी कि आपने अपनी मेहनत पूरी कर ली, अब वो जाके कह रहे हैं कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, अगर घर वाले खुद फैसला करके आपको कहते हैं जाओ सीए करो, आप कहते ले, ये क्या बात है? अगरचे आपका मन यही था कि मैं सीए करूं, लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं जाके सीए करूं। है मैं के इंसान नहीं, मुझसे तो पूछा जाए, हाँ मैं सीए करना चाहता हूँ, लेकिन पूछो तो सही, आप लोगों ने मुझे पूछा था कि नहीं? इसलिए मेरे बच्चे देखो, अगर घर वालों ने आपके साथ मशवरा किया, आपको बैठाया कि बेटा अच्छा बताओ अब इंटर हो गया, अब क्या कर रहा है? अब आप उनके आप देखो ये ऑप्शन है। बाकी जगहों पे खर्चा अच्छा खासा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारा खर्चे के मामले में थोड़ा सा हाथ बटाओ। और उसके बाद ये सीए का एक ऑप्शन है, सस्ता भी है, लेकिन आपको मेरे बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मैं घर वालों का आपने कहा होगा पक्की वालों में मेहनत करूंगा। मेरा तो दिल करता है कि मैं मेहनत करूं, क्योंकि इंटर के अंदर तो मेरे में जितनी शक्तियां थी उनको सही प्रयोग किया ही नहीं गया है। अब जाके मैं करूंगा इनका प्रयोग है, अब मैं जाके दिखाऊंगा इन सारी शक्तियों को कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकतें हैं। वो तो अभी आपको पता चलेगा ना, यहाँ पे आपके अंदर माशाल्लाह कितनी ताकतें हैं। वो सबका करो ना, दिखाओ यहाँ पे। है यहाँ पे हर पेपर पास करने के ऊपर मेरे बच्चे किसी ना किसी रिश्तेदार की तरफ से तकरीबन रिश्ते आने वाली बात तकरीबन मैं बात की है, मैं खुदा ना खासा, मैं शायद कोई गलत लफ्ज नहीं बोला मैंने उस तरह। तो सोचा इतनी बड़ी कामयाबी है, यहाँ पे लोग एमबीए कर लें फिर भी लोग उनको मुंह नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एक दफा बस उनको रिजल्ट शेयर करो तो साथ ही देखने लाइनें लग जाए। तो मेरे बच्चे इसलिए खुद सोचे इसका इसका आउटपुट क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चे उसी लिहाज से तैयारी करनी है, उसी लिहाज से मैं अच्छा इसी लिहाज से नहीं, उसी लिहाज से मेहनत करनी है। नहीं बेटा, तो क्या करना है आपने गोल सेटिंग प्रोसेस में। अच्छा, एक एक इसका फायदा पता क्या होगा? अगर आपके घर वाले आपसे मशवरा करके आपको सीए में भेजा होगा, तो आप देखो जब मशवरा किया अच्छा बेटा हम मेहनत चाहिए, क्या आप कर लोगे? आपने कहा होगा बिल्कुल कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। अब अगर आप यहाँ से भागोगे, नहीं नहीं उन्होंने चपेड़े करानी है कि नहीं, उस वक्त तो आपने खुद ही कहा था कि हम मेहनत कर लेंगे। इसलिए मेरे बच्चे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, अगर आप मैनेजमेंट को साथ गोल सेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लोगे, कल मैनेजमेंट मुकर नहीं सकती, क्योंकि वो भी इस बात में शामिल थे, इसको सेट करने में वो भी शामिल थे। जैसे अभी पिछले दिनों में एक वो फैसला हुआ कि केपीके और बलोचिस्तान के अंदर वो होगा, ऑपरेशन होगा है। वो देखो वो बड़े से आने हैं, उन्होंने क्या कर लिया, वो अली अमीन गंडापुर को 2 चपेटे करा के बीच में बैठा दिया है।
अब उसको बैठा लिया बीच में, वो उसने ना ही नहीं वहां पे की उस ऑपरेशन के ऊपर। अब जब वो बाकी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, वो क्या कह रहे हैं, आपका वजीर आजम बीच में बैठा हुआ था, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की है, ऑन करवा दिया ना उन्होंने। अगर वो बीच में बैठाते ही ना वजीर आला को, फिर तो मेरा बच्चा सीधी सीधी बात है कि आप शायद एक सूबे के साथ जंग करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज को क्या कर लिया, पार्टिसिपेट करवा के उनके खाते में डाल दिया कि आप लोग भी बीच में शामिल हो इस काम के। उसके बाद कहता है कि इंश्योर दैट गोल्स इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क। अच्छा, हमारी जो मोटिवेशन होती है दो तरह की होती है, या जो हमें होता है ना कि जो हमें फायदा मिलता है बीइंग किसी जगह पे काम करने से रिलेटेड, वो दो तरह के मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक। अच्छा, यहाँ पे इंट्रिंसिक की बात हुई है, इंट्रिंसिक मोटिवेशनल वर्क या इंट्रिंसिक मोटिवेटर फैक्टर। एक्सट्रिंसिक की बात नहीं हो। एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जो किसी और के हाथ में हो, किसी और के कंट्रोल में हो, यानी कि मोटिवेट आपने होना है, लेकिन आपको मोटिवेट करना किसी और के हाथ में हो। ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर है। जैसे जस्ट एग्जांपल, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप क्या अपनी आपकी तनख्वाह खुद बढ़ा सकते हो? हैं, लेकिन अगर ये किसके इख्तियार में है? ये सीएफई के इख्तियार में है। और अगर सीएफई आपकी तनख्वाह बढ़ा देगा, है, तो मेरे बच्चे मुझे आप बताओ, क्या आप मोटिवेट होंगे कि नहीं? पक्की बात है, मोटिवेट होंगे। और उसके बाद अगर आपने क्या अपने आप को खुद प्रमोट कर सकते हो? हैं, लेकिन वो किसके हाथ में है? सीएफई के। क्या सीएफई आपको प्रमोट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और इससे आप मोटिवेट होंगे कि नहीं? मोटिवेट। ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर जो किसी और के हाथ में हो, इनको क्या बोलते हैं? एक्सटेंजिंग। अच्छा, एक्सटेंजिंग मोटिवेटर फैक्टर की जिंदगी थोड़ी होती है। तनख्वाह बढ़ी, 4 दिन खुश हो, उसके बाद फिर वही रोनी है। अगर प्रमोट हो भी गए, आपने कहा कि अभी मेरे ऊपर भी तो मेरा एक और भी तो बॉस बैठा हुआ है, मैंने उससे भी ऊपर जाना है। ये भी ख्वाहिश कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए अगर प्रमोट कर भी दिया तो 2-4 दिन खुश होंगे, उसके बाद फिर वही कि भाई जो भी है, अभी हूं तो मैं किसी ना किसी के अंडर, और मैंने तो खुद बॉस बनना है, हर एक का बॉस बनना है। तो लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेटर फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपके अंदर होते हैं, आपके खुद के अंदर, और ये आपको लगातार मोटिवेट करके रखते हैं। जैसे 3.5 साल के आपने आर्टिकल्स करने हैं, और वहां पे मिलेगा कितना? ये तो 19,300 से भी उसने 22,600 कर दिया है। लेकिन 19,300 या 22,600, 12 से 14 घंटे आपने कम से कम काम कर रहे होंगे वहां पे, डेट सीटिंग, तो आम सी बात है। अच्छा, ये नहीं कर, चलो उठ चलिए, 12 से 16 घंटे, खुदा का खौफ करो भाई, सिखाने का अमल है वहां पे। आपको नहीं पता कि वहां पे, मैं ये नहीं कहता, अगरचे वो बहुत कम है, अगरचे उस लिहाज से बहुत कम है, लेकिन मेरे बच्चे वहां पे आपको एक वो काम करने के लिए आप 3.5 साल क्यों करते हो? है, वो इसलिए करते हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि जैसे ही 3.5 साल कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं लाखों की तनख्वाह पे चला जाऊँ। आपके अंदर पता होता है कि मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। है, और कई लोग आपको देखो वहां पे तनख्वाह कम होती है, लेकिन वो बड़ा मोटिवेट होकर काम कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि भाई इस काम से मुझे फायदा हो रहा है। या कई लोगों को वो काम वैसे ही पसंद होता है, चाहे पैसे कम हो। है, अब लोग हमारे दोस्त आते हैं, वो कहते हैं भाई राणा साहब ये क्या कर रहे हो यार, ये टीचिंग टूचिंग को गोली मारो, है, आओ यहाँ पे फील्ड में आओ, टैक्स का काम करो, फलाना करो, है, उसमें अच्छे पैसे हैं, एक क्लाइंट मिल गया तो वही काफी है, सारा दिन यहाँ पे खपते हुए बोलते रहते हैं। लेकिन उनको उनको क्या पता कि हमारे अंदर इस बात की कितनी मोटिवेशन होती है, जब इन मासूम बच्चों को हम कोई चीज समझा रहे होते हैं और इनको समझ ही नहीं आ रही होती, फिर दोबारा समझा रहे होते हैं। उनको क्या पता कि जब 3-4 दफा समझा के इनको समझ आ जाती है, हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही है ना मेरे से, कि पहली दफा ही समझ आ जाती है, मासूम लोग। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क कहता है कि इंश्योर दैट गोल्स इंक्लूड। अच्छा, गोल जब आपने सेट करने हैं, वो ऐसे सेट करने हैं कि लोगों को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें, यानी कि उनको अंदर से मोटिवेट करें, वो खुद मोटिवेट हो रहे हो। अब ये कैसे है? जस्ट एग्जांपल, चलो हम गोल सेट करने जा रहे हैं। एक ऐसा बंदा है जो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, हम गोल्स में उस बंदे को मार्केटिंग का काम ही दें। एक ऐसा बंदा जो इधर उधर के इलाकों में, जिसको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, हम जब अपने गोल सेट कर रहे हो, उसको वही काम दे जिसने, अगर मान लो कि उसको कहीं पे वो करना पड़े, ट्रेवल करना पड़े, तो उसको वही काम दे दे। उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और साथ आपका काम भी हो जाएगा। है, एक बंदे को फलानी चीज, फलाने सॉफ्टवेयर पे फलानी चीज पे काम करने का बड़ा शौक है, उसको उसके उसके अपने गोल्स में उस बंदे को वही काम दे दे, उसके आपको आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा और उस बंदे का भी मकसद पूरा हो जाएगा। और इंट्रिंसिकली वो क्या होगा? वो मोटिवेट होगा। क्या रखोगे इस बात को? यानी कि गोल्स में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, इंट्रिंसिकली। और इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना क्या होता है? उन लोगों के जो अपने इख्तियार में मोटिवेशन है, वो उनको देने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो उनको ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन देगी। जो हम अपने इख्तियार में जो मोटिवेशन होती है, जो वो उनको देते हैं, तो मेरे बच्चे वो उनको थोड़े अरसे के लिए मोटिवेट करेंगे। खैर, कहता है कि इंश्योर देयर इज अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये भी बड़ा अहम है। देखो, आप लोग जब अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका दिल करता है कि मुझे, आपको कैसे पता चलेगा आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? लोगों की शाबाश। जब लोग आपको शाबाश दे रहे हो ना, उस वक्त पता चलता है कि मैं अच्छा मैंने किया। देखो घर में लोग क्या करते हैं, जब आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं, कोई मशवरा कर रहे होते हैं, आप बीच में मशवरा देते हो,
घर वाले कहते चुप कर, मुंह बंद रख दो। अच्छा मजे की बात है, वो खुद भी वही काम करते हैं जो आप बोल रहे थे। हैं, आप कितना अंदर से डिमोटिवेट होते हैं। यही तो बकवास मैंने भी की थी। हैं, मेरी बात इनको समझ नहीं आई, अब काम तो वही कर रहे थे। लेकिन वहीं पे आप लोगों को मेरे बच्चे भरपूर तरीके से क्या किया जा सकता था, मोटिवेट किया जा सकता है। किस सेंस में, कि जब आपने उनको मशवरा दिया, आपको कहते हैं कि बेटा बेहतरीन बात की है, आपको फीडबैक मिलती है उसकी। है, यहाँ पे भी मेरे बच्चे यही चीज होती है। जब हम यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एक फीडबैक है, वो फीडबैक के बारे में बताया जाएगा। अच्छा बताएं आपका टीचर आपको किस तरह पढ़ा रहा है। आप कहेंगे देखिए सर क्लास में लेट आते हैं, सर को जो मुश्किल चीज लग रही थी वो सर वो छुड़वा देते हैं सर हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, सर हमें सवाल पूछने नहीं देते हैं, इस तरह की सारी बात आप बोलेंगे। है, मुझे बताओ ये फीडबैक मेरे तक जब आएगी, क्या मैं बड़ा मोटिवेट हूँ, क्या मेरे लिए बड़ी वो होगी कि मैं इसमें इसमें आगे जिसको कहते हैं मजीद दिल लगा के काम करूंगा। सत्यानाश हो जाएगा मेरे बच्चे। इसलिए लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे वो काम कर रहे हों, वैसे वैसे उनको उनके काम की फीडबैक भी मिले। अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छा अच्छा करने का उनको पता भी चले। और वो पता कौन करेगा, आप लोगों ने बताना है उसको। कहता है कि सिस्टम होना चाहिए गोल सेटिंग के अंदर, कि जब लोगों को टारगेट्स दो, उनको गोल्स और ऑब्जेक्टिव दो, तो साथ फीडबैक भी दो, भैया आप लोग अपने गोल्स पे सही जा रहे हो या नहीं दे। अगर सही जा रहे हैं उनको जाके शाबाश भी दो, और उनको जाके उसका इनाम भी दो। बेहतरीन ये ना हो कि उनको बेचारे वो अपने गोल से उससे भी आगे जा रहे हो लेकिन उनको बता ही ना रहे हो। तो जैसे जैसे लोग कोई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। फीडबैक क्या है, जो कर लिया, जो हो गया, उसके बारे में बताना। एक होती है फीड फॉरवर्ड, वो होती है कि जो अभी होने जा रहा है उसके बारे में पहले से आपको चकन्ने कर देना कि भाई आगे इस तरह करना है आपको। ये फीड फॉरवर्ड होता है। ये फीडबैक है, जो हो चुका उसके बारे में बाद में आपको बताना कि आपने सही किया है या गलत किया। कहता कि गोल मस्ट बी स्मार्ट, ये पीछे पहले हमने देख लिया। कहता कि सी अबाउट, यही लिखा हुआ है। तो जब ऊपर देखें तो क्या नजर आ रहा है, स्मार्ट गोल। तो कहाँ में देखना है आपने, अच्छा किताब के ऊपर जाके देखना है। यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर पिछले जाओगे तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया था कि गोल्स क्या होने चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ये ना हो कि उस वक्त आधा घंटा छत की तरफ देखते रहे। मैं कहा कि भाई किताब में लिखा तो देखना तो है, इस तरह तो वैसे तो सीए नहीं होगा। सीए पहले ही लोगों को बथेरा डराया होता है बेचारों को। तो बेटा कहता कि अलाइन पर्सनल गोल्स विद कमर्शियल गोल्स, ये उसी तरह की बात है मेरे बच्चे, कि लोगों के जो पर्सनल गोल्स हैं वो कमर्शियल गोल्स के साथ अलाइन कर। अब जस्ट एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको चाहिए गाड़ी, चाह रहा मुझे कार मिले। एक बंदा चाह रहा मुझे घर मिले रहने के लिए। एक बंदा चाह रहा कि मेरी प्रमोशन हो। एक बंदा चाह रहा कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए। तो इस तरह इस देखो आप तरह तरह के लोग हो और तरह तरह के आपके मुकासद है। अब हम यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो इन ख्वाहिशात के साथ, आप यहाँ पे काम कर रहे हो सीएपी के अंदर। अब हमारी कोशिश होगी जब हम गोल सेट करें, ये आपके पर्सनल गोल्स हैं। हाँ आपके पर्सनल गोल्स हैं। याद है हमने डिस्कस किया था, हर कॉर्पोरेट का भी एक अपना मकसद होता है। कोई भी कंपनी जो बनती है वो बगैर मकसद के नहीं बनती। याद करो मिशन वगैरह की बातें हैं, हर कॉर्पोरेशन का एक मकसद होता है। लेकिन उस कॉर्पोरेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए, लोगों के अपने अपने मकसद अलहदा हैं। लेकिन वो जब वो इकट्ठे होकर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, सारे मिलकर किस मकसद को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे, कॉर्पोरेशन। अगरचे आपके अपने अलहदा मकसद है, लेकिन क्या खूबसूरती आ जाएगी बीच में, कि कॉर्पोरेशन के जो गोल्स हैं उन गोल्स को आपके गोल्स के साथ अलाइन कर दिया जाए। हम आपको कहें कि आप ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पूरा करें, हम आपके मकसद पूरे कर देंगे। फलान जिसकी कार की जरूरत है उसको कहो कि ये तेरा टारगेट है, ये अचीव कर ले, तो हम क्या कर देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे। अब जब वो टारगेट पूरा कर लेगा, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसको जो टारगेट दिया था वो पूरा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा मिल गया। अब उसको क्या फायदा दे रहे हो, आप उसको गाड़ी दे रहे हो, तो दोनों के फायदे पूरे हो। जिस बंदे को यहाँ पे रहने का घर नहीं, आपने उसको कहा था कि आप ये टारगेट पूरा करो, आपको घर दे देंगे। है तो आपने आपका मकसद, उसने टारगेट पूरा कर लिया, तो आपका आपका मकसद भी पूरा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी पूरा हो गया, उसको घर मिल गया। जिसको प्रमोशन चाहिए थी उसकी प्रमोशन कर दो, जिसको जिसको इंक्रीमेंट चाहिए उसकी इंक्रीमेंट लगा दो। तो ये मेरे बच्चे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को किसके साथ अलाइन कर दो, लोगों के पर्सनल गोल्स। और सबके पर्सनल गोल सेम नहीं होते। हर बंदे को उसको पूछा था तू क्या चाहता है, वो कहता है मैं छुट्टियां चाहता हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप यही चाहते हैं, सर छुट्टियां हो। अच्छा मजे की बात, छुट्टियों पे आए होंगे, आगे पूछेंगे सर अगली छुट्टियां कब होंगी। देखो कितने दिनों की छुट्टियों के बाद आए। अब आते ही तो सोचा होगा अगली छुट्टियां कब होंगी। आगे कोई आ रहा है, कोई मुहर्रम की छुट्टियां आनी है, दो आनी। जिसने ये सोचा था मेरे बच्चे कभी भी कि आगे कोई छुट्टियां और आनी है, वो नकम्मे बंदे हैं, याद रखिए। जिसने नहीं सोचा वो अच्छे बच्चे। अब आपको पता है अंदर से, आपको आवाज आ गई होगी कि मैं निकम्मा हूँ या अच्छा। क्या ये समझ आ रही है।
अलाइन पर्सनल गोल्स विद कमर्शियल गोल्स। कमर्शियल गोल किसके, ऑर्गेनाइजेशन का। पर्सनल गोल किसके हैं, वहां पे लोगों के, जो लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को कमर्शियल गोल्स दो, उनको कहो ये अचीव करो, हम आपके आपके जाती जो गोल्स हैं उनको पूरा कर देंगे। इससे दोनों के मकसद पूरे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी पूरा हो जाएगा, उन लोगों के मकसद भी पूरा हो जाएगा। कहता है कि वेयर व्हेन रिकॉर्डिंग गोल्स स्टेट देम इन पॉजिटिव स्टेटमेंट। कहता है कि जब आप गोल्स रिकॉर्ड कर रहे हो उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करो। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे एक होती है नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव कम्युनिकेशन, एक होती है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि बेटा ऐसा कर लो, आज ये क्लास 3 घंटे की हो। आप कहा नहीं 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 सर, 3 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते सर, हमें नींद आ रही थी। ये तो इसको ऐसा करने सर संडे को रखें। नहीं नहीं, इससे जो बात शुरू की थी ना आपने, इसको बोलते हैं नेगेटिव कम्युनिकेशन। अच्छा, यही बात आप कह सकते थे सर, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की, हम भी चाहते हैं हमारी क्लास 3 घंटे हो जाए सर, लेकिन इसके लिए संडे का दिन बड़ा खूबसूरत है। बात वही थी, लेकिन इससे कम से कम वो रोना धोना, वो नेगेटिव स्टेटमेंट बीच में से क्या होगी, वो खत्म। तो यही वो कह रहा है कि जब आप गोल सेट कर रहे हो उसको नेगेटिव टोन में ना रखो, उसको पॉजिटिव टोन में रखो। तो इससे जारी बात है मेरे बच्चे, इसका एक इम्पैक्ट होता है। ये कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह का, कि आप लोग, ये पहले बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पेपर हुआ करता था आपके एएफसी के अंदर, जब आप शुरू में आते हैं। उस बेशर्म ने बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर खत्म करके उसमें जो चंद एक बातें इसके अंदर रखनी, एक आधा चैप्टर, बाकी वो सारा उड़ा दिया। लेकिन बड़े खूबसूरत चैप्टर था, जो किताब थी वो आपको सिखाया जाता था आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। लेकिन बरहर तो गोल्स कैसे, किस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये हो जाएगा, ये करना है, हमने इतने ऐसे में करना है। ये नहीं अच्छा ये 20 दिन में तो नहीं होगा, हम 25 दिन में करेंगे। और तो तू पहले वैसे लिख दे 25 दिन में करेंगे, बीच में ये लिखने की जरूरत है ये 20 दिन में नहीं होगा, हम 25 दिन में करेंगे, तो वैसे ही लिख दो कि 25 दिन में करेंगे, इट्स ओके। बात तो सेम ही है, ऐसे ही मेरे। उसके बाद कहता है कि सेट प्रायोरिटीज। जैसे आप लोगों ने जिंदगी में प्रायोरिटी सेट, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही प्रायोरिटी ना आपकी। मेरे बच्चे ऐसे ही वो कह रहे हैं। कहता है कि जिंदगी के अंदर जैसे आप लोगों ने प्रायोरिटी सेट कर रखी है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए वो जो भी गोल सेट करे उनकी प्रायोरिटी सेट करे। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन कई गोल सेट करेगा, लेकिन हर गोल अहम नहीं होगा, उसमें से कोई बहुत अहम होगा, कोई उससे कम अहम, कोई उससे कम, इस तरह करके होंगे। ये ना हो कि सब जो सबसे कम अहम हो, अहम गोल हो, वो सबसे ऊपर रख दो, ये सबसे पहले करें। जैसे आप लोग, सबसे अहम काम क्या था कि आपने क्या करना है, आपने ये सीए क्वालिफाई करना है, और सबसे आखिर पे क्या था, शादी करनी, आप इसको उठा के सबसे पहले करें। ले गया ना, सारा सत्यानाश हो गया फ्यूचर का। इसलिए वो कहता है कि गोल्स के ही होंगे, लेकिन फिर गोल्स की अहमियत के लिहाज से उसकी क्या करो, प्रायोरिटी सेट करो। भाई सबसे अहम मेरा ये फलाना गोल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये करना है, तीसरे नंबर पे ये करना है, चौथे नंबर। ये तो आप जब आम लोग तो कई ऐसे सिस्टमेटिक बच्चे होंगे हैं, उनकी ऐसे माहौल में वो सारी वो ग्रूमिंग हो रही होगी, उन्होंने जब काम किया करना उसने सारे, अच्छा देखो, हर बंदे के काम करने का अलग अलग स्टाइल है। हर बंदे के जो वर्क स्टेशन होता है ना, उसका अलग तरीके से सेट किया होता है उसने। अब मेरे साथ ही ऐसे कलीग होते थे जिनके वो लगी होती थी, कई पर्चियां लगी होती थी। मैं पढ़ता था, उसने लिखा होता था आज मैंने ये करना है, ये करना है, करना यार। ठीक है, जो तूने करना है तू करना है, इसमें लिखने वाली कौन सी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, वो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छे थे मुझसे। वो क्या करते थे, वो अपने कामों की, लेकिन मुझे वैसे ही पता था कि मैंने कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। लेकिन वो अपने आप को रियलाइज करवाने के लिए कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, मेरे सामने लिखा हुआ हो, वो भी अपनी जगह पे सही है। तो जो भी हो, आप क्या कर लो अपनी गोल्स की, क्योंकि सारे गोल बराबर, कोई ज्यादा अहम है, कोई कम अहम, अहमियत के लिहाज से उसकी प्रायोरिटी सेट करें। जो सबसे अहम उसको सबसे पहले, ये ना हो कि जो सबसे, मान लो कि गैर अहम हो, उसको सबसे पहले करें। आपका वक्त जाया करेगा, रिसोर्सेज जाया करेगा। कोई दिक्कत है इसमें, ये काफी अहम बातें। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, कि बेहतर गोल कैसे सेट कर सकते हो। तो अच्छा, जब ये बातें सिखाएगा, आगे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देगा कि ये हवाई बातें नहीं मैंने की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं। और अगला तो दौर ही मशीनी है, उसमें आप लोगों में मशीनी काबिलियत पैदा की जा रही है। मशीनों की तरह सोचो आप लोग, जिस तरह बताया जा रहा है उसी तरह ही चलो, नहीं तो खुदा ना खासा जो हालात हैं आगे, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय। कहता है अच्छा देखो, ग्रोथ के फायदे ही फायदे थे, एकदम से उसको फील हुआ नहीं नहीं इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। शायद मैं भी यही था, मुझे लग रहा होता था गोल सेट करने के नुकसान ही होते हैं, इसलिए बेहतर यही गोल सेट ही ना करें, जिस तरह काम चल रहा हो उस तरह काम चला। लेकिन मेरे बच्चे, ये सबको ये चीज सूट नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि गोल्स क्रिएट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। गोल्स जब आप सेट कर लेते हो, उससे कुछ मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं।
क्या मिसाइल? कहता द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोटिवेटिंग गोल्स आर दोस दैट आर चैलेंजिंग येट रिमेन्स अचीवेबल। कहता है बात का लोग अपनी औकात से ज्यादा बड़े गोल सेट कर लेते हैं जो अचीव हो ही नहीं सकते। एट ए टाइम मैंने सीए भी करना है, सीए के दौरान ही मैंने घर भी बना लेना, वहां पे मैंने गाड़ियां खरीद। भाई कर क्या रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो पढ़ेगा या ये सारा कुछ कमाएगा यहाँ पे? है तो कहता है कि आप क्या करो, गोल्स वो रखो, गोल्स बनाओ गोल्स, लेकिन होने वो चाहिए जो अचीव हो सकते हैं, जो औकात से बाहर हो। अगर वो गोल रख लोगे तो मेरे बच्चे जब वो पूरे नहीं होंगे फिर तो हम, वो होता है ना, डिमोटिवेट हो जाता बंदा, यार वो तो मैंने सोचा था ये करना, वो तो हुआ ही नहीं है। तो इसलिए मेरे बच्चे वो ही सोचो जो हो सकता हो, ताकि जब वो हो जाए आप मजीद मोटिवेट हो। ये ना हो कि जो आपने सोचा हो वो हो ही ना, और वो आपको क्या कर दे, फिर डिमोटिवेट कर दे। तो इसलिए आप क्या करें, कहता है कि गोल्स चैलेंजिंग रखो। है जैसे आप लोगों ने ये सीए वाला गोल चैलेंजिंग है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं यार, लेकिन दो लोग वैसे ही डरते हैं, मेनली लोग वैसे ही डरते हैं। अब देखो आई कैप खुद आके तरले मिन्नत कर रहा है, भैया हमने मेंबर्स बढ़ाने हैं। हमारे कोई 13,000 मेंबर है जिसमें 25-3,000 मर गए हैं, बाकी रह गए कोई 10,000। अब ये नहीं खुदा ना खासा इनकी लियादत से कोई वबा आई थी, है कोई ब्रायलर नहीं है ये, है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ इतने सालों से है, तो जो ये इमोर्टल्स थोड़ी होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैं ये मरते भी हैं। तो उसमें से जब जो चले गए उनको निकालने के बाद अगर कहें तो 10 से 11 के हजार के दरमियान ये टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी जो जिंदा है, जो मॉडल्स हैं, हैं? तो खैर उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि हमने इनको बड़ी जल्दी, उसमें हम चाह रहे हैं कि वो 20-25 हजार मेंबर कोई आए तो सही इतना इस काबिल कि वो हम उसको मेंबर बना लें। अब मुंह उठा के तो हम किसी को इतनी सिग्नेटरी पावर दे नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे आप लोगों ने कहा कि हम सब बनेंगे आई कैप के मेंबर्स। मेंबर का पता क्या मतलब है वहां पे? आई कैप के मालिक। अगर 10,000 मेंबर हैं आई कैप के तो 10,000 मालिक हैं। तो जब आप भी मेंबर बन जाओगे तो आई कैप के आप भी 11,000 मेंबर होंगे। मान लो कि 11,000 मालिक हैं, तो मेंबर देखो आगे हम पढ़ेंगे, कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स। ऑनर बोल दो, शेयर होल्डर बोल दो, मेंबर बोल दो। तो बेटा एक्चुअली आई कैप का मालिक कौन है? कौन डिसाइड करेगा आई कैप के मामलों के बारे में? उसके मेंबर्स। तो इसलिए ये ना कभी सोचा करो कि कहीं पे खुदा ना खासा कि हमारी कोई औकात ही नहीं। मेरे बच्चे सीए क्वालिफाई तो करो, आप आई कैप आपको अपना मेंबर बनाएगा, और जब मेंबर बना लेगा इसका मतलब क्या हुआ, आप भी आई कैप में पूरे के पूरे हिस्सेदार हैं और ताहयात। क्यों मजाक कर रहे हैं? सच्ची बता रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे करो, लोग आते ही नहीं। अब देखो ना, खुद सोचो, यहाँ पे लोग आने वाले कम हैं और डराने वाले ज्यादा है। इवन देन आप लोग आगे, आप आगे कई लोगों को कह रहे हो ना, मैं चला गया, तूने नहीं आना है, मैं पता नहीं किस नरक में चला गया हूँ और तू जहां पे ना आना। खुदा का खौफ करो मेरे बच्चे। हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत है। आपको किसने इख्तियार दे दिया इस बात का कि खुदा ना खासा किसी की किस्मत आप खुद तय करें? उसको मौका दे, और करेगा भी क्या? अच्छा जी वो सर ये कर लेगा, एमबीए कर लेगा, एमबीए के बाद फिर 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा उसको कोई 30-40 हजार की नौकरी के लिए, वो कहाँ से लेके आएगा बेचारा? वो खुदा के लिए इस तरह ना किया करें। यहाँ पे सी इंटर ही काफी है। अगर एमबीए शमबीए जैसे जॉब करनी है तो उससे कहीं दर्जे बेहतर है। अगर वो 25,000 पे जा रहा है तो सीए इंटर तकरीबन लाख के ऊपर जा रहा है, सिर्फ कैफ क्वालिफाइड। तो इसलिए मेरे बच्चे उसको कम से कम यही कह दो कि भाई तू सीए इंटर ही कर ले, वो बाकी सारी क्वालिफिकेशन से बेहतर हो। तो इस तरह की आपने करनी है। जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज में तो कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा माजरत के साथ। अजीब व गरीब वहां पे मखलूक है, लेकिन अगर देखना ना अजीब लोग भी हैं दुनिया में, तो आप चले जाएं वहां पे, उनके देखिएगा माशाल्लाह रंग ढंग, क्या लोग होंगे वहां पे। अच्छा उनके घरों के हालात बहुत अच्छे नहीं है। ये ना सोचिएगा कि वो बड़े अमीर घरों के लोग हैं, बस घर वालों को कह को आके उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले लिया। बेचारे घर वाले पता नहीं मोस्टली मोस्टली पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे, और उन लोगों, वो लोग वहां पे कोई पढ़ाई पढ़ी नहीं होती, और उसी मकसद के लिए वहां पे वो गए हुए थे। हमने यशी करनी है, हमने सारा दिन बैठे रहना, हमने गप्पे लगानी है, वो यूनिवर्सिटी की लाइफ। बेटा क्या सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी की लाइफ में होगी? वो तो 2-3 साल वाला मामला है, उसके बाद क्या करोगे? पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है आपको। कहते थे एक्सट्रीम आइदर्स, अच्छा देखिएगा, कहते थे मोस्ट इफेक्टिव एंड मोटिवेटिंग गोल्स कौन से होते हैं? जो चैलेंजिंग भी हो लेकिन अचीवेबल हो। लेकिन इन दोनों की एक्सट्रीम मेरे बच्चे वो क्या होगी? वो खराब होगी। यानी कि अचीवेबल, इंतहाई जिसको कहते हैं ना, अगर एक्सट्रीम लेवल क्या है कि एक इंतहाई आसान गोल हो, उसका भी कोई फायदा नहीं होता, और इतना मुश्किल हो कि जो हो ही ना सकता हो, उसका भी कोई फायदा नहीं। यानी कि इन दोनों के एक्सट्रीम्स में नहीं जाना। यानी कि जो आसान हो वो बहुत ही आसान हो,
जो मुश्किल हो वो बहुत ही मुश्किल हो, ऐसा ना हो। आपने क्या करना है, कहते द एक्सट्रीम्स आइदर साइड आर लाइकली टू बी डीमोटिवेटेड व्हेन दे आर, यानी कि अगर ये चीजें आपके लिए डिमोटिवेट भी हो सकती है। कब? कहता है कि अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग, आपने गोल ऐसा चैलेंजिंग रख दिया जो हो ही नहीं सकता। मैंने 2 साल में सीए पढ़ा दिया, हाउ इट इज पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। मैंने बता सकते 4 साल में देखना बिल गेट तो लोग भूल जाएंगे, हाउ इट इज पॉसिबल यार, तरीका भी तो बताओ हमें। है? जैसा मैंने आपको बताया था कि मोहल्ले में एक अभी दुकान खोली है, बस कहा कि गवर्नमेंट के लोग भूल गए समझो, भाई कैसे, बस 4 महीने और देखना। लेकिन मेरे बच्चे ये क्या कर दिया आपने, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग गोल रख दिया। ये तो होगा ही नहीं, जब होगा ही नहीं वो वक्त गुजर जाएगा, और जब वो कुछ हुआ ही नहीं होगा लोग ताने देंगे आप, तूने तो कहा था ये कर लूंगा मैं, वो वक्त तो गुजर गया, तूने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो इसलिए ऐसा गोल नहीं रखना जो अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग, यानी कि जो हकीकत में हो ना सकता। जब नहीं होगा तो क्या करेगा, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। आप लोग आपको आपको पता चल जाएगा एक चीज मैंने तय की थी वो नहीं हो सकी, यानी कि आपको लगेगा कि मैं एक नाकाम इंसान हूं। तो ऐसी फीलिंग जब आना शुरू होगी तो फिर मेरे बच्चे हर चीज में नाकामी ही नाकामी नजर आ रही है। कहते हैं कि रिजल्ट इन द एम्प्लॉय सिंपली गिव्स अप, यानी कि इससे फिर क्या होगा, अगर एक बंदे को लग रहा है ये काम हो ही नहीं सकता, आपने लोगों को गोल ऐसे, अब एम्प्लॉय के लिहाज से सोचिएगा, आपने एम्प्लॉयज को ऐसा गोल सेट करके दे दिया कि जो हो ही नहीं, जैसे पिछले पूरे साल में 1,000 रुपए की सेल हुई, आपने एम्प्लॉयज को कहा आपने इस साल में क्या करनी है, कोई 10 मिलियन की सेल करनी है, कहने लगा, यानी कि 1,000 से सीधा ही 10 मिलियन, यानी कि अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग हो गया। लोग कहेंगे कि ये तो होना ही नहीं, तो पहला क्या कोशिश कर लो। कहता है कि टू इजी, अच्छा बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि जैसे आज सुबह अफगानिस्तान ने जैसे साउथ अफ्रीका को वो दिया, अब साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल जीता उसको मजा ही नहीं आ रहा यार, ये सेमीफाइनल, यानी कि अगर देखो, अगर सुबह अफगानिस्तान कर देता कोई 200 स्कोर, क्या होना था, चैलेंजिंग होना था कि नहीं साउथ अफ्रीका के, अगर वो जीता तो साउथ अफ्रीका को मजा आ जाना था, क्योंकि चैलेंजिंग था। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान कर देता 300 स्कोर, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग, वो होना ही नहीं था। उन्होंने शुरू में ऐसे खेला, उन्होंने कहा गोली मार, होने नहीं। लेकिन टू इजी, इससे भी मजा नहीं आता मेरे बच्चे जीत में। अब देखो वो जीतो गए सुबह, 18 जो ना स्कोर पूरा कर, मैं उठा हूं है, उसके बाद तैयार हुआ हूं, दोबारा स्कोर देखा, मैच खत्म हो गया यार ये क्या है, मजा साउथ अफ्रीका को भी नहीं है। क्यों? बोल क्या था, टू इजी। कहता कि रिजल्टिंग इन द एम्प्लॉइज स्लैकिंग ऑफ, लोग क्या हो जाएंगे, नाहल हो जाएंगे, काहल, नाहल ना कहो काहल कह, लोग क्या हो जाएंगे, काहिल हो जाएंगे। यार काहलों से मुझे एक बात समझ आ गई, एक काहलों के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा कि चले आपके साथ शेयर ही कर दूं। जिस तरह लोगों की तंजीमें होती है ना, इसी तरह आप जैसे कुछ काहल लोग भी, सॉरी आप जैसे नहीं, किसी मोहल्ले में कुछ काहल लोग भी थे। उन्होंने कहा यार देखो लोगों की तंजीमें हैं, हम भी अपने काहल लोग जितने भी हम यहाँ पे बैठे रहते हैं सारा दिन, हम भी अपनी तंजीम ना बना लें। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है तंजीम होनी चाहिए है। तो उन्होंने भी, मेरे बच्चे मान लो कि वो कहते हैं ये लखनऊ का मामला वैसे ही लोगों ने बना रखी है, उन्होंने एक तंजीम बना ली कहलाने लखनऊ के नाम से, कि हम लखनऊ के काहल जो हैं उनकी एक तंजीम बन गई। उन्होंने कहा कि अब अगली बात है उसका एक सदर मुंतखब करना, और सदर के लिए आपको पता है कि जितना इंतहाई काहल इंसान होगा वही सदर बनेगा, क्योंकि काहलों का सदर बनाना ना, तो उसके लिए कोई एक्टिव बंदा तो होना नहीं चाहिए, वो कमाल का काहल होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक बंदे को वो हुआ, इलेक्शन हुआ, एक बंदे को जो सबसे काहल इंसान था उसको उन्होंने सदर मुंतखब कर लिया। अब कहते हैं कि एक दफा हुआ क्या कि रोड पर वो सदर साहब जा रहे थे बाइक के ऊपर, तो वो स्पीड से जा रही थी बाइक, किसी और वो जो अंजमन का काहल था उसको वो नजर आ गया, उसने कहा कि सदर साहब इस स्पीड से जा रहे हैं तो ये तो काहलों का काम ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बंदा सदर रहने के काबिल नहीं है। उसने आगे जी रेजोल्यूशन पेश कर दी कि भाई इस सदर को रिमूव किया जाए, क्योंकि ये बहुत स्पीड से बाइक लेके जा रहा था, जबकि काहल लोग तो ऐसे करते ही नहीं है, इसका मतलब इसको कोई काम होगा है, और हमारा काम लोग काम से हमारा क्या लेना देना है। तो इसको क्या किया जाए, इसको रिमूव किया, किसी और बंदे को काहलों का सदर मुंतखब किया जाए, ये तो बंदा गलत बंदा हमने सदर मुंतखब। उसने कहा कि सर मुझे भी तो सुना जाए हैं, अगर मुझसे ये तो नहीं हो सकता कि मुझसे सुने बगैर आप लोग इस तरह का डिसीजन ले लें। उसने कहा कि अच्छा बताओ सर हुआ क्या था। कह रहा देखिए जी मैं जा रहा था बाइक लेके, तो आगे आ गया एक जंप आ गया, जब जंप आया तो वो मेरा पाँव जो ना वो अगले गेयर पे लग गया, और रेस थोड़ी सी ज्यादा होगी है जंप से, तो वो स्पीड तेज होगी,
तो मैंने सोचा कि अब कौन बंदा अब वो स्पीड कम करे या वो गेयर निकाले, जैसे जा रहा है ऐसे ही जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बंदा बिल्कुल सही उसने कहा है, यानी कि इतना काहल इंसान जो स्पीड भी कम नहीं करनी है उसने, है? तो कहने का ये मतलब कि इस तरह के काहल लोग भी होते हैं मेरे को। तो क्या कहता है, वो कहता है कि इम्प्लाई क्या हो जाएंगे, काहल हो जाएंगे, यानी कि बहुत आसान गोल होगा, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही जाना। तो ये क्या हो जाएगा, लोग वैसे ही वो काम करने की उनकी आदत ही खत्म हो जाएगी। कहता कि फीलिंग अंडर यूटिलाइज, कहता कि देख मेरे में कितनी शक्तियां थी, मैं तो जादू था, है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरी शक्तियों को सही इस्तेमाल नहीं कर। तो क्या हो गया, उसकी जो जो काबिलियत है वो कहेगा ये अंडर यूटिलाइज, मैं कर बहुत सकता था, इन्होंने मुझे उस तरह का काम ही नहीं दिया, है? उसके बाद क्या होगा, एंड लैकिंग इंस्पिरेशन, तो मेरे बच्चों उनके अंदर इंस्पिरेशन नहीं रहेगी कुछ करने की। तो इसलिए कहता है कि गोल ना तो बहुत चैलेंजिंग हो, ना ही बहुत आसान। बहुत चैलेंजिंग गोल का भी नुकसान होगा और बहुत आसान गोल का भी नुकसान होगा। यार रखोगे नुकसान क्या होगा, बहुत चैलेंजिंग हो तो क्या होगा, लोग छोड़ देंगे, उनको पता हो ही नहीं सकता। बहुत आसान होगा तो लोग काहल हो जाएंगे, कहलाने लखनऊ। Other problems that are perceived to be caused by setting goals include goals create inflexibility and can lead to a narrow focus। कहते हैं जब आप गोल सेट कर लेते हो ना, तो फिर आप क्या हो सकते, नैरो नैरो फोकस हो जाते हो, यानी कि आपको सिर्फ अपना गोल नजर आ रहा होता है, दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन हो सकता है कि उस गोल के अलावा आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी आई हो, लेकिन आपने कहा होगा ना ना, अब तो ये गोल मैंने सेट कर लिया, यही करूंगा, हो सकता है उस गोल से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब आप कहेंगे सर बात तो आप सही कर रहे हो, गोल तो मेरा ये ही है, अपॉर्चुनिटी और भी आ रही है मैं तो फिर वही अचीव, नहीं नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बात कर रहा हूं। तो क्या है, कहता है कि गोल क्या होना चाहिए, कहता है कि गोल्स क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी। जब आप बहुत रिजिड गोल बना लेते हो, बात कहते हो मैं गोल पे ही काम करूंगा, तो उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी, कोई और अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ भी गई, आप उसको अवेल नहीं करोगे क्योंकि ये आपके गोल का हिस्सा नहीं, तो शायद आपका नुकसान कर लोगे। कहता है इस तरह भी नहीं करना, ये भी नुकसान होता है बात का गोल सेट करके। कहता है कि दिस मीन्स दैट एन अपॉर्चुनिटी दैट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द रिकॉर्डेड एंड स्टेटेड गोल, जो गोल आपके सामने था, रिकॉर्ड करके जो बयान करके आपने रख रखा अपने लिए गोल, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे बोला हुआ हो, गोल आपके सामने रिकॉर्डेड या स्टेटेड, इसलिए लफाज कह रहा है, लिखा हुआ या बोला हुआ, जो गोल आपके सामने हो और कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी, वो क्या हो जाएगी, ओवरलुक हो जाएगी, आप उसको इग्नोर कर दो। आपको पता है कि मेरा गोल है ही नहीं इसकी तरफ जाना, मेरा गोल तो ये है, and stated goal is potentially overlooked as time spent on the opportunity will not help achieve the previously agreed goal। क्योंकि आपको पता है अगर मैंने इस काम पर टाइम लगाना शुरू कर दिया, तो फिर वो गोल अचीव नहीं हो सकेगा जिसमें मैं लगा हुआ, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ दोगे। कहता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, गोल्स में जनरेट स्ट्रेस थ्रू ए कांस्टेंट प्रेशर एंड रेफरेंस टू द नीडिंग टू कॉन्स्टेंटली परफॉर्म, यानी कि गोल का एक और नुकसान होता है। कहते जब आप गोल सेट कर लेते हो ना, हर वक्त गोल के बारे में सोचते रहते हो कि मैं उस गोल को अचीव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा हो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। अब आज तक तो मुझे इतना काम कर लेना चाहिए था, अगर मैंने ये टारगेट अचीव करना है, जैसे आप लोग सीए करने के लिए घर से निकले हो, है कि मैंने इतने सालों में सीए कर लेना है, मेरे मेरे पास 4 साढ़े 4 5 साल है, मैंने सीए कर लेना। अब हर वक्त देखते रहेंगे आप, भाई 2 साल गुजर गए, अभी मैंने पीआरसी पास किया है, क्या एक पेपर पास हुआ है, तो सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा ना। एक और दिक्कत इस तरह की भी होती है, जिनके गोल सेट कर लिया, हर वक्त हर कैलकुलेशन दिमाग में उस गोल के लिहाज से चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देख लेना। अच्छा, मेरा मन करता है कभी कभी मैं आपसे सुनूं भी, सर नहीं बहुत अच्छी समझ आ रही सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेशर्मियां है, किसी के हाथ में कोई पेंसिल नहीं है, कोई कोई बात नहीं लिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि सारे यहाँ पे कृष बैठे हुए हैं, इनको जो बात बोल दो इनके दिमागों में होगा होगा ऐसा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई हो सकता है ऐसी कोई बात हो, उर्दू पंजाबी में साथ कहीं पे लिख लो, कल जब दोबारा पढ़ेंगे फिर सोचेंगे यहाँ पे सर ने क्या बात बोली थी, या एक दूसरे से पूछेंगे, फिर फायदा तो ना होगा क्लास में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन हाथों को थोड़ी सी जहमत दे लो, क्या कर लिया करो, कोई पेंसिल पकड़ लिया करो, कोई ऐसी वैसी बात हो उसको साथ लिख लिया करो। कहते हैं गोल्स में जनरेट स्ट्रेस थ्रू कांस्टेंट प्रेशर्स एंड रेफरेंस टू द नीडिंग टू कॉन्स्टेंटली परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि गोल सेट किया होगा, आपको पता है हर वक्त मैंने इस लेवल पे काम करना है तो गोल अचीव होगा। इन ऑर्डर टू अचीव और एक्सीड स्टेटेड गोल, दिस कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम टेकिंग एंजॉयमेंट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द टास्क, यानी कि फिर आपको उस काम के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा और शायद आप जिंदगी नहीं जिएंगे, फिर आप सिर्फ काम ही करेंगे और जिंदगी जीना भूल जाएंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए, जिंदगी भी जिए और साथ क्या हो, अपने काम को भी करें, दोनों चीजें साथ साथ रखें। तो ये वैसे भी ये होना भी चाहिए मेरे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो नहीं ये कर सके। देखो बात का कोई बंदा नहीं कर रहा होता, उसका अपना भी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं,
मुझे मेरा ख्याल है कि आखिरी दफा जब मैंने कोई उस तरह की एक्टिवली क्रिकेट खेली थी वो 7वीं 8वीं क्लास थी, जब हम भी इतनी क्रिकेट खेला करते थे, टीम के कप्तान हुआ करते थे, ये होता था वो सुबह सुबह सब सब लोगों को घर से इकट्ठे करना, पहुंच जाना ग्राउंड में। तो वो सारा कुछ खत्म हो गया 7वीं 8वीं क्लास के अंदर। उसके बाद सिर्फ क्या था कि पढ़ना है। तो मैं इतना भी नहीं होना चाहिए था वैसे। आज हम यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि आखिर उसके बाद भी हमने ऐसा क्या कर लिया। हमारे साथ बाकी दोस्त भी हैं, उन्होंने शायद दोनों चीजों को बैलेंस रख के लेके चले। शायद वो क्रिकेट आज भी खेल रहे हैं, और हम शायद उस काबिल अब है ही नहीं। तो चीजें, मेरा ख्याल है कि अब कल एक हम दोस्त बैठे हुए थे, वो भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो कहते हैं कि हर संडे को लाजमी उन्होंने क्रिकेट खेल ली। ना कर यार, तो क्रिकेट खेलता है। हाँ, तो क्रिकेट तो लाजमी खेलनी है। खुद सोचे मेरे बच्चे यार, अब एक बंदा माशाल्लाह क्वालिफाइड है, वो लोग इस तरह की जो एक्टिविटी, कई लोग जिनका जो सफर करते हैं। आज तो मैं कल भी एक दफा मुझे स्कूल वाले ले गए, वो मेरा ख्याल है कि ये पहाड़ों तक जो भी है इधर, उसके बाद कभी कुछ है ही नहीं जिंदगी के अंदर स्वाय किताबों में, नहीं मोबाइल भी। लेकिन आप ना इस तरह का करें। अच्छा ये ना हो कि ये ना किताब ना करें, बाकी सब कुछ ही कर रहे हैं, सब ठीक हो गया, एंजॉय। वो भी बेशर्मी। कहते कि गोल्स, कहते कि एग्जांपल्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये एग्जांपल मेरे बच्चे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कहते कि वेरिएबल्स, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा ये वेरिएबल यानी कि जो चीजें जिस लिहाज से वो आपको एग्जांपल देगा, यानी कि कस्टमर केयर के लिहाज से गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, स्टाफ रिटेन करने के लिहाज से या एफिशिएंसी के लिहाज से। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जा रहे हैं, उसके लिए आपका गोल क्या है। गोल याद है हमने डिस्कस किया था, नैरेटिव फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि आप सिर्फ बोलते हो ये काम करना चाहते हैं, आगे उसको हकीकत में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो काम पे होता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। कहते गोल क्या है, कहते कि नेट प्रॉफिट हमने इंक्रीज करने हैं, कितने 15% बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू वाइल लिमिटिंग एक्सपेंसेस। खर्चे कम करने हैं और प्रॉफिट हमने 15% से बढ़ा देना। लेकिन ये करोगे कैसे। अच्छा एक और चीज देखिए, अगर खाली स्टेटमेंट होती कि हमने प्रॉफिट बढ़ाना, और एक दो स्टेटमेंट देता, एक देता हमने प्रॉफिट इंक्रीज करना है, और दूसरा कहता 15% प्रॉफिट इंक्रीज करना है। अगर सिर्फ यही दो लाइनें दी होती और आपको कहा जाता बताओ इनमें कौन सा गोल है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है, हाँ इस तरह करना। देखो अब जब वो दोनों एग्जांपल आपको दे रहा है ना, वो आगे दोनों चीजों को साथ रख के दे रहे हैं। अगर यही देखो जहां पे वो चीज कोई क्वांटिफाई कर देता है, वो तो बजाहिर हमारे लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि गोल तो यह है कि हमने प्रॉफिट बढ़ाना है, हमने वर्कर्स की जो कस्टमर केयर वो ज्यादा करनी है, हमने वर्कर्स को रिटेन करना है, हमने एफिशिएंसी बढ़ानी है। ये हमारे गोल्स सादा अल्फाजों में। लेकिन मेरे बच्चे जब उसने एग्जांपल दिए ना साथ, उसको मजीद आगे ऑब्जेक्टिव्स को मजीद तोड़ा है। अगर हमने यहीं तक इस तरफ बात की होती तो यहीं तक आपका जो गोल था वो प्रॉफिट इंक्रीज करना और 15% प्रॉफिट इंक्रीज करना, ये ऑब्जेक्टिव बन जाना। जब दो चीजों को कंपैरिजन में आपको दे रहा होगा ना, तो फिर मेरे बच्चे आपने इस तरह इसको दिमाग में रखना। ये नहीं कहना सर वो तो देखो 15% तो यहाँ पे बोल दिया इसने, नहीं ये तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे आगे उसका मतलब जब वो इसकी आगे मजीद बताएगा इसी चीज को, वो मजीद तोड़ेगा इसको, मजीद स्पेसिफिक करेगा इसको। क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। कहते हैं कि अगर आपने 15% प्रॉफिट बढ़ाना है तो करना क्या पड़ेगा, 25% सेल में इंक्रीज करना पड़ेगा साल। और दूसरा एडिंग 5 न्यू कस्टमर्स ईच मंथ, और हर महीने नए 5 कस्टमर ऐड करने हैं। और रिड्यूसिंग द एनुअल यूटिलिटी बिल्स बाय 5%, बिजली के बिलों, बाकी गैस बिजली पानी के बिलों को भी क्या करना है 5% कम करना है, तो शायद 15% प्रॉफिट इंक्रीज कर लेंगे। तो आज उसको मजीद उसने स्पेसिफिक कर दिया कि कैसे करना है। उसके बाद कहता है कि कस्टमर केयर करनी है, जैसे आप लोग कस्टमर हो यहाँ के, अज्यूम कर लो हम आप लोगों की केयर करना चाहते हैं, तो क्या है, कहता है कि रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स बाय 30% एंड इंप्रूविंग रेजोल्यूशन टाइम बाय 1 डे। यानी कि हमने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को एक तो 30% कम कर देना। अगर आज 10 कंप्लेंट्स आ रही है तो हमने उसको 7 पे ले जाना है, 30% कम करें। और दूसरे नंबर पे जो कंप्लेंट्स को हम रिजॉल्व करते हैं वो हम 10 दिनों में करते हैं, 5 दिनों में करते हैं, हम उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का टाइम कहाँ पे ले आना है, 1 डे। आज के दौर में तो 1 डे भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आज आपको पता है कि मोस्टली जो वही कंपनी ज्यादा बेहतर है जो फॉरेन से लोगों की जो कंप्लेंट्स है उनको रिजॉल्व करे। आगे ये ऑब्जेक्टिव कैसे सेट वो करोगे, कहते हैं एडिंग 2 न्यू कस्टमर सर्विस। फिर वो जो कस्टमर को डील करते हैं लोग उनको मजीद ऐड करो, है ताकि वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को जल्दी रिजॉल्व हो सके।
वो होता है ना, कॉल करते हो आई कैब को, अब हमने ये मामला, कोई चीज छोड़ी नहीं हमने जो उनके साथ डिस्कस ना की। ये ध्यान तक डिस्कस हुआ कि वहां पे जब कॉल की जाती है तो लोगों को जवाब ही नहीं मिलता वहां पे, या कोई फोन नहीं उठा रहा होता है। तो वहां पे उनको क्या चाहिए, वो कस्टमर केयर के जो वहां पे लोग बैठाए हुए हैं उन्होंने, इनको ऐड करें उसके अंदर, मजीद बैठाए वहां पे हैं। अच्छा, वो कहता है आगे से मुझे बातें सुना, तो आपने तो उनको बातें सुनाने के लिए कॉल की थी ना। आई क्या को क्यों पूछना था आपने एडमिशन? अच्छा अच्छा अच्छा, बस ऐसे ही होता है, देखो ना ये कस्टमर कंप्लेन है तो यहीं पे बैठी हुई है, ये कंप्लेन कम होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, सच्ची बात करो ना, है ना आई कैप से गिला शिकवा, तो क्या ये बच्चा आगे बताएगा ना लोगों को कि देखें ये कितनी माथी इनकी जो कस्टमर सर्विसेज हैं, इस तरह हमारे बारे में भी आप लोगों को जाके बताएंगे हैं कि यहाँ पे जो मसला लेकर जाओ किसके पास लेकर जाओ, कोई बंदा ही नजर नहीं आता वहां पर। भाई हम लोग खुद ही मैनेजमेंट है, शाही साहब बैठे हुए, सूफी साहब बैठे हुए, हर जो टीचर यहाँ पे आ सब मैनेजमेंट है। कोई भी मसला हो मेरे बच्चे किसी के साथ भी डिस्कस करें, उसको रिजॉल्व किया जाएगा डेफिनेटली, और आपका हक भी है, याद रखिएगा। और इस कॉलेज को आपने अपना समझना है, खबरदार आपने किसी का समझा ये फलाने का कॉलेज है, ये आपका इतना नहीं अपना समझना कि कल सानू ही काट के बाहर बताया हो, निकलो यहाँ से, हमारा अपना कॉलेज है। नहीं बेटा, कहता कि इसके लिए क्या करो, कुछ नए कस्टमर सर्विस वाले ऐड करो, उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि 2 न्यू कस्टमर सर्विस एम्प्लॉइज नेक्स्ट 12 मंथ्स, और रिप्लाई टू कस्टमर कंप्लेंट्स विद इन 2 business days, यानी कि एक तक लेकर आनी, पहले उसको 2 दिनों तक तो लेकर आओ ना एटलीस्ट। कहता कि एम्प्लॉइज को रिटेन करना, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टाफ रिटेंशन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉइज को रिटेन करना। रिटेन करने का मतलब क्या है, लोग आपको छोड़ के ना जाए, यानी कि आप कुछ एम्प्लॉयज देखो, एम्प्लॉयज का छोड़ के जाना बहुत अच्छा शिगुन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब वो लोग छोड़ के जाएंगे नए लोगों को नहीं आने देंगे, और दूसरे नंबर पे जब नए लोग रखोगे, रख भी लोगे आप, मिल भी गए, तो उसके बाद वो लोगों को ट्रेन करोगे, जब ट्रेन हो जाएंगे फिर वो भी छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब है आप लोगों में कोई कमी बेशी है, कोई मसले मसाइल है, लोग आपको छोड़ के जाते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना है। तो एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखने का क्या होगा, कहता है इंप्रूविंग स्टाफ रिटेंशन लेस देन 3 एम्प्लॉयज लिविंग इन 6 मंथ, यानी कि अभी शायद वो ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि 3 से कम लोग छोड़ के तो जाएंगे, लेकिन कम से कम 6 महीनों में 3 से कम लोग छोड़ के जाए, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा क्या है, गोल है। अब इसको कैसे करोगे, जो कई लोग इस वजह से छोड़ के चले जाते हैं कि उनको काम नहीं करना, उनको पता है कि यार हर रोज हम बॉस की डांट डपट सुनते हैं, बेहतर है छोड़ के चले जाओ, क्योंकि लोग एक्चुअली जॉब चेंज नहीं करते, बॉस चेंज करते हैं। और बॉस अगर जितना खपती बेशरम वाहियात किस्म का इंसान होगा, उतने ही लोग क्या होंगे, उससे तंग होंगे और छोड़ के जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे क्या है, उसके लिए बताया गया कि लोगों को ट्रेन करो, अगर लोगों को काम करना आता होगा तो कोई बंदा उनको क्यों कुछ कहेगा, है, तो इसलिए लोगों को ट्रेन करो, इस वजह से भी लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके बाद कहता है बाई वीकली मीटिंग, वन वन ऑन वन बेसिस, यानी कि कम से कम वीक में कोई 2 दफा, नहीं 2 वीक में कम से कम 1 दफा, बाई वीकली लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों के पेपर होते हैं बाई मंथली होते हैं, हाँ, तो इसका मतलब उस लिहाज से 2 महीनों में होते हैं, तो 2 वीक में आपने क्या करना है, कम से कम 1 दफा एम्प्लॉय से मीटिंग भी करें, उससे मसले मसाइल डिस्कस करें, ताकि वो छोड़ कर जब जाएगा जाता वो मसला भी बताएगा। बेहतर नहीं आपको उससे मीटिंग करते रहे, आपको मसाइल का पहले ही पता हो। उसके बाद एफिशिएंसी, कहता है कि इंक्रीजिंग शिपिंग टाइम्स फ्रॉम 5 to 2 days, यानी कि हम सामान लोगों को डिस्पैच करते होंगे, कोई चीज बना के बेच रहे हैं, हम लोगों को जो सामान भेजते हैं, वो कहता है कि इंक्रीजिंग शिपिंग टाइम फ्रॉम 5 to 2 days। या ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, बेशर्मी। चल चल, बस वो कहता है कि शिपिंग टाइम हम 5 दिनों से कहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, 2 दिनों। इसके लिए क्या करना है, एडिंग न्यू शिपर, नए फिर ऐड करो, और इंप्रूविंग प्रोडक्शन टाइम बाय 2 आवर्स, और हर रोज जो प्रोडक्शन टाइम जितनी जल्दी होगा उतनी टाइम जल्दी चीजों को हम पैक शैक करके उनको क्या करेंगे, उनको डिस्पैच कर देंगे। तो उसके लिए तो ये चीजें मेरे बच्चे यहाँ तक अच्छे तरीके से करके, ये कहाँ से आ गई, दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गई। कल ये हम पढ़ेंगे, क्या ही अच्छा होगा कि अगर आप लोग वेले हों, वेले तो हैं ही, कर ही क्या रहे हैं आप, इसको एक दफा रीड करके आइएगा। और रीड कैसे करके आना है, जो पीछे आपने वो गोल्स पढ़े ना, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, उसको दिमाग में रख के ये रीड करना है, बस याद थोड़ी करनी है ये चीजें। एग्जाम्पल देना आपको कि प्रैक्टिकली किसी कंपनी के अंदर कैसे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, कल मैं क्लास में हम रीड करेंगे, लेकिन अगर आपके पास आपके कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हो
इसको आप रीड कर लीजिए। चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद मेरे बच्चे हम टेस्ट शुरू करेंगे, यहाँ पे इन बिटवीन करने की जरूरत नहीं। हर चैप्टर के 3 टेस्ट रखे थे हमने, लेकिन वो जब खत्म होगा तो अगला चैप्टर चल रहा होगा, तो उस दौरान हम उसके 3 टेस्ट कंप्लीट कर लिया करेंगे।